नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं, पेपर नंबर 1 का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास। क्या है? पेपर नंबर 1 का नाम है भारत का राजनीतिक इतिहास। कब से कब तक? तो 606 एडी से लेकर के 1312 एडी तक का जो समय है, जो पीरियड है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि इस पीरियड में जो है भारत का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्राचीन इतिहास है, तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम भारत का राजनीतिक इतिहास है या नहीं है। और वो भी देख लीजिएगा कि क्या 606 से लेकर के 1312 एडी के बीच का पीरियड पढ़ने के लिए बोले हैं या नहीं बोले हैं। अगर बोले हैं तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से पेपर देने जाएंगे, आप सोचेंगे कि सर ने जो है बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है, अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा उसको चीट देंगे, फाड़ देंगे। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा और आप वहाँ के उस प्रश्न पत्र में लिखे प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि भैया वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि सर बार बार बोल रहे थे कि भैया सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा, और आपने तो चेक किया नहीं था। और चेक नहीं किया था तो आपके पेपर नंबर 1 का नाम वहाँ पर भारत का राजनीतिक इतिहास था ही नहीं। और जब पेपर का नाम भारत का राजनीतिक इतिहास होगा नहीं तो क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम बात करते हैं कुछ टॉप क्वेश्चंस के बारे में। हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है, और वीडियो में ज़रूर बताना है कमेंट करके कि सर वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, इसकी और क्लासेस लानी है कि नहीं लानी है। आप जैसा जो है प्रतिक्रिया देंगे, हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे सर लानी है तो मैं लेकर के आऊँगा, नहीं बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं और सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रभाकर वर्धन कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो इसका आप जवाब देते हुए लिखेंगे कि यह वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। कौन था? प्रभाकर वर्धन जो था, ये वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, जिसे परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधियों से अलंकृत किया गया। ठीक है, लिखना है आगे आपको कि इन उपाधियों से उसकी महत्ता एवं स्वतंत्रता प्रकट होती है। मतलब जो उपाधियां इसको दी गई थी, परम भट्टारक परम भट्टारक महाराजाधिराज की जो उपाधि उसको दी गई थी, इस उपाधि को आप देख करके ही या पढ़ करके ही या सुन करके ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी महत्ता और स्वतंत्रता कैसी रही होगी। इसने पड़ोसी राज्यों के साथ अनेक युद्ध किए, इसके आस पड़ोस के जितने भी राज्य थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी किया। इसने राजपूताना, गुजरात, सिंधु, गांधार एवं मालवा के राजाओं के साथ युद्ध किए। किसके किसके साथ किए थे? राजपूताना के साथ किया, गुजरात के साथ किया, सिंधु के साथ किया, गांधार के साथ किया, मालवा के जो राजा थे, इन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। वह एक शक्तिशाली योद्धा था, वह परम भट्टारक की पदवी से विभूषित था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है प्रभाकर वर्धन के बारे में आराम से बता दीजिएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट जानकारी है। देखिए, जो आपका हिस्ट्री होता है, ये सब्जेक्ट कैसा होता है, ये आपका सब्जेक्ट जो है, ये आपका क्या बोलते हैं, एक कहानी की तरह होता है। आप एक कहानी की तरह भी इसको याद कर सकते हैं, बस इसमें कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को आपको याद करना होता है। जैसे उसको उपाधि मिली थी परम भट्टारक महाराजाधिराज, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रभाकर वर्धन को उपाधि मिली थी परम भट्टारक महाराजाधिराज की। ठीक है, और किनको किनको हराया था, तो कुछ चीज़ें होती जो आपको याद रखनी होती हैं। बाकी एक कहानी होती है, कहानी की तरह आप याद कीजिए और एक कहानी की तरह आप लिख करके चले आइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन सब्जेक्ट होता है आपका ये इतिहास। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए। मतलब हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है, बताना है कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए, इसका आप जवाब देंगे कि हर्ष का समकालीन शासक दक्षिणापथ के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। मतलब बोल रहे हैं कि हर्ष का जो समकालीन शासक था। समकालीन शासक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके साथ अगर कोई बालक और पढ़
रहा है तो वो आपके समकालीन का बालक हो गया। जब आप बुढ़े हो जाएंगे तो आप बताएंगे हाँ ये हमारे उस पीरियड में जो है हमारे साथ ही पढ़ते थे, तो वही समकालीन आपका कहलाता है। तो आप कह सकते हैं हर्ष के पीरियड के समय ही जो है ये दक्षिणापथ में चालुक्य वंश के थे। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय, ये वहाँ के शासक थे। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेशों पर हर्ष द्वारा साम्राज्य का विस्तार करने के कारण दोनों में युद्ध अनिवार्य हो गया। मतलब बोल रहे हैं जब मध्य भारत और पश्चिमी भारत कुछ ऐसे प्रदेश थे जिस पर हर्ष जो है अपना क्या करना चाहता था? साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, और यही कारण था कि दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध जो है वो अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया, युद्ध करना ही पड़ा। यह युद्ध जो है नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच। आगे आप लिखेंगे कि हेन सांग लिखता है, ये जो है विदेशी लेखक था, विदेशी यात्री था आप कह सकते हैं हेन सांग। तो वह लिखता है कि पूर्ण तैयारी के बाद भी हर्ष को सफलता नहीं मिली। मतलब चूंकि हर्ष ही क्या करना चाहता था? अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, और उसी ने ही क्या किया था? आक्रमण भी किया था। तो उसने पूरी तैयारी की हुई थी। किसने? हर्ष ने पूरी तैयारी की हुई थी कि हम जाकर विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। लेकिन जब वहां पर वो गया, उसने युद्ध किया, तो पता चला भैया कि इतनी तैयारी के बाद भी सब कुछ बेकार ही रहा, वो पराजित हो गया। जबकि उसको पुलकेशिन द्वितीय को नहीं पता था कि उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। वो तो जब अचानक अटैक हुआ तो उसने भी अपनी डिफेंस में जो है युद्ध किया। हालांकि फिर कौन पराजित हुआ? हर्ष ही पराजित हुआ। आगे आप लिखेंगे एहोल अभिलेख हर्ष की पराजय का उल्लेख करता है। एहोल जो अभिलेख है उसमें जब आप पढ़ेंगे, उसको आप जब देखेंगे तो उसमें हर्ष जो पराजित हुए थे उसका उल्लेख वहां पर आपको देखने को मिलता है। दोनों की उपाधियां सकलोत्रापथ तथा परमेश्वर से पता चलता है कि हर्ष पराजित हुआ। मतलब कह रहे दोनों की उपाधियां सकलोत्रापथ तथा परमेश्वर, दोनों से पता चलता है कि हर्ष क्या हुआ था? पराजित हुआ था। पुलकेशिन विजयी रहा। जो पुलकेशिन था ये क्या हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय ये जीत गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप हर्ष और पुलकेशिन के युद्ध के बारे में आराम से बता दीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शशांक कौन था? आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शशांक कौन था, आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि गौड़ों का प्रथम ऐतिहासिक शासक शशांक था। किसका था? जो गौड़ लोग थे उनका प्रथम जो ऐतिहासिक शासक था, ऐतिहासिक मतलब सबसे प्राचीन आप मान सकते हैं, ऐतिहासिक शासक कौन था? वह शशांक को माना जाता है। वह बंगाल और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसका? बंगाल और भारतीय इतिहास का क्या है? एक इंपॉर्टेंट पर्सन है। वह दुष्ट और बौद्ध धर्म का विनाशक था। किसका था? दुष्ट लोगों का और बौद्ध धर्म का दोनों का विनाशक था। कौन था? शशांक था। जब राज्यवर्धन हुणों ने युद्ध करने के लिए राज्य से बाहर था, तब उसने मालवा के देवगुप्त के साथ संधि कर ली। मतलब बोल रहे हैं कि जब राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए क्या हुआ था? बाहर गया था, तब उसने मालवा के जो देवगुप्त थे उनसे क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। इस संधि के परिणाम स्वरूप प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ही ग्रहवर्मा की पराजय और मृत्यु हुई। मतलब बोल रहे हैं इस संधि का परिणाम ये हुआ कि जो प्रभाकर वर्धन थे, जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद ही ग्रहवर्मा की पराजय हुई और साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी हुई। शशांक ने क्या किए थे? धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी थी। किससे की कर दी थी? धोखे से, मतलब अनजाने क्या जानबूझ करके उनकी क्या कर दी थी? धोखे में उनको मार दिया था। किसको मार दिया था? राजवर्धन को। ठीक है, तो आई होप ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रकूट कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्योंकि राष्ट्रकूट के बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा जो इतिहासकार हैं इनमें मतभेद भी पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जितने जितने भी लोग हुए हैं, जैसे बर्नेल हुए हैं, अल्टेकर हुए हैं, कई सारे इतिहासकार ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट कौन थे इनके बारे में बताया है। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, ये कोटेशन आपको याद कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे ही आपका भास्कर वर्मा कौन था, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, तो अभी हम बात करते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। तो आप लिखेंगे राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों का क्या रहा है? मतभेद रहा है। मतलब जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन्होंने अलग अलग लगभग बताए हैं किसके बारे में? राष्ट्रकूटों के बारे में। जैसे यहाँ पर फ्लिंट जो हैं,
फ्लिंट के अनुसार देखें तो इनकी उत्पत्ति उत्तर के राठौर वंश से हुई थी। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति फ्लिंट के अनुसार कहाँ से मानी जाती है? तो उत्तर में जो राठौर वंश था वहीं से राष्ट्रकूट की उत्पत्ति मानी जाती है। ये कौन आपके बताते हैं? फ्लिंट महोदय जी बताते हैं। बर्नेल जी का मत है कि राष्ट्रकूट जो है वो आंध्र प्रदेश के द्रविड़ों से संबंधित थे। किससे थे? तो जो आपके बर्नेल महोदय हैं वो बताते हैं कि जो राष्ट्रकूट थे इनका संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश में जो द्रविड़ लोग रहते थे उनसे ही राष्ट्रकूटों का संबंध है। उसी चीज को बताते हुए अल्टेकर महोदय जी लिखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश राठिक या महारठी महारठी वंश की संतान थी। ये क्या बताते हैं? अल्टेकर महोदय जी बताते हैं जो राष्ट्रकूट वंश है ये रठिक या फिर महारठी वंश की क्या थी? संतान थी। वर्तमान में अधिकांश इतिहासकारों का मंतव्य है कि राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति यादव क्षत्रिय वंशों से हुई थी। ठीक है, तो बताते हैं इन लोगों ने ना माना, लेकिन जो वर्तमान के इतिहासकार हैं, जो अभी के इतिहासकार हैं, उनका मंतव्य ये है कि जो राष्ट्रकूट हुए हैं इनकी उत्पत्ति यादव क्षत्रिय से हुई है और ऐसी मान्यता है कि कालांतर में वे उत्तर दक्षिण में जाकर के बस गए थे। मानते हैं कि आगे चल के उनका क्या हुआ था, क्योंकि ये क्षत्रिय यादव वंश के थे और कुछ समय के बाद कुछ लोग क्या हुए थे, ये जाकर के उत्तर से दक्षिण में जाकर के क्या हुए थे, बस गए थे। पहले उत्तर में रहते थे, फिर वे क्या हुए, दक्षिण में जाकर के बस गए थे। लिखते हैं प्रारंभ में वे चालुक्य शासकों के सामंत थे। क्या थे? जो चालुक्य शासक हुआ करते थे उनके सामंत हुआ करते थे। कौन आपके हुआ करते थे? जो ये आपके राष्ट्रकूट हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है राष्ट्रकूटों के बारे में बता दीजिएगा। यहीं पर 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भास्कर वर्मा कौन था, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे यह हर्ष का समकालीन नरेश कामरूप का राजा था। कहाँ का राजा था? कामरूप का राजा था। और किसके समकालीन था? हर्ष के समकालीन था। अभी आपने हर्ष के बारे में पढ़ा ना, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बारे में, तो ये हर्ष के समकालीन का नरेश था, कामरूप का राजा था। आगे आप लिखेंगे समकालीन राजनीतिक में हर्ष एवं भास्कर वर्मा दोनों अभिन्न मित्रों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मतलब बोलते हैं समकालीन, अगर देखें उस समय के, देखें उस पीरियड की बात करें तो उस समय राजनीति में हर्ष और भास्कर वर्मा, जिसे कामरूप नरेश भी कहा जाता है, ये दोनों अभिन्न मित्र, मतलब दांतों काटी रोटी थी, बेस्ट फ्रेंड थे। बेस्ट क्या? बेस्टू फ्रेंड थे, या आप कह सकते हैं बेस्टी बेस्टू, जो कुछ भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि कामरूप जो कि असम है, असम के नरेश भास्कर वर्मा ने हर्ष के साथ मैत्री के लिए हाथ बढ़ाया था। मतलब बोलते हैं कि जब आप हर्षचरित पढ़ते हैं तो उसमें यह पता चलता है कि जो कामरूप है, असम का कामरूप के जो नरेश थे भास्कर वर्मा, उन्होंने ही हर्ष के साथ मैत्री के लिए पहले हाथ आगे बढ़ाया था। आगे बताते हैं इन दोनों की मैत्री अस्थाई मैत्री के रूप में सदा बनी रही। मतलब बताते हैं हर्ष और भास्कर की जो मैत्री रही ये अस्थाई मैत्री के रूप में परमानेंट बनी रह गई। ठीक है, हमेशा बनी रह गई। हेनसांग लिखता है कि भास्कर वर्मा कन्नौज तथा प्रयाग के सम्मेलन में भाग लेने आता था। चूंकि भास्कर वर्मा जो है कहाँ पर आता था, ये हर्ष का जो राज्य था, हर्ष कहाँ, कन्नौज और यहाँ जो है प्रयागराज वगैरह ये सब जो क्षेत्र था ये हर्ष के क्षेत्र में आता था। और भास्कर जो है आपके कहाँ पर, ये आपके असम में राज करते थे। ठीक है, कहाँ पर, कामरूप के राजा थे। कामरूप जो असम है ना, तो वहाँ असम से वो कहाँ पर आते थे, ये कन्नौज आया करते थे, प्रयाग आया करते थे। यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ करते थे यहाँ पर कौन आता था, भास्कर वर्मा आया करता था। ठीक है, इस प्रकार से इनकी मित्रता थी। तो इस प्रकार से आप जो है भास्कर वर्मा के बारे में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछ रहा है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि लखीमपुर अभिलेख के अनुसार देखें तो राजनीतिक अव्यवस्थाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रकृति ने गोपाल को राजा चुना। क्या हुआ, लखीमपुर अभिलेख जब आप पढ़ते हैं तो उनके अनुसार ये पता चलता है कि राजनीतिक अव्यवस्था से मुक्ति, मतलब चूंकि राजनीतिक अव्यवस्था फैल चुकी थी और उससे मुक्ति पाने के लिए क्या हुआ था, प्रकृति ने क्या किया, गोपाल को राजा चुना। ठीक है, आगे आप लिखेंगे गोपाल की राजनीतिक एवं सैन्य उपलब्धियों के बारे में निश्चयात्मक रूप से मात्र इतना ही कहा जा सकता है कि उसने बंगाल की अस्त व्यस्तता और शासनाभाव, ठीक है, मत्स्य न्याय का अंत कर
पाल राज्य की नींव डाली, यही पाल वंश का संस्थापक था। मतलब बोलते हैं कि गोपाल के बारे में जो उसकी राजनीतिक और सैनिक उपलब्धियां थीं, उसके बारे में आप यह कह सकते हैं, बारे में आप ये बता सकते हैं कि उसने बंगाल में जो अस्त व्यस्तता थी और जो वहाँ पर शासनाभाव था, मतलब कोई शासन नहीं कर रहा था और जो अस्त व्यस्तता फैली हुई थी, मत्स्य शासन, मत्स्य न्याय था, मतलब वहाँ पे जो मत्स्य न्याय व्यवस्था थी उसका क्या कर दिया था, उसने अंत कर दिया था। और पाल राज्य की क्या डाली थी, पाल राज्य की नींव डाली थी। और यही आपका जो है पाल वंश का, कौन, गोपाल जो था, यही आपका पाल वंश का संस्थापक था। गोपाल ही क्या था, पाल वंश का संस्थापक था। तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपका छठा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है यशोवर्मन कहाँ का शासक था, आपको यहाँ पर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, यशोवर्मन के बारे में पूछ रहा है, यशोवर्मन कहाँ का शासक था। तो आप लिखेंगे कि हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज की जो स्थिति थी वह पुनः शोचनीय हो गई। मतलब बोल रहे हैं जो हर्ष थे वो चूंकि कहाँ के राजा थे, वो कन्नौज के राजा थे। तो कन्नौज, जब हर्ष की मृत्यु हुई तो कन्नौज की जो स्थिति हो गई वो कैसी हो गई, वो शोचनीय हो गई। मतलब एकदम से सब जो जैसा चल रहा है वैसे मार पिटैया सब कुछ शुरू हो गया, बेकार हो गया था, ठीक है। यहाँ एक ऐसे शासक की आधिपत्य स्थापित हुआ, मतलब बोल रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे शासक का आधिपत्य स्थापित हुआ, ऐसा शासक आकर के बैठा जिसे भारतीय संस्कृति में उल्का नक्षत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जिसको भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग अगर नाम देना चाहें तो उसको आप कह सकते हैं उल्का नक्षत्र का नाम दे सकते हैं। बताते हैं गौड वोहो में यशोवर्मन की विजय गाथा का वर्णन है। आप जब गौड वोहो को पढ़ते हैं तो उसमें आपको यशोवर्मन के विजय गाथा का वर्णन देखने को मिलता है कि उन्होंने कैसे चीज़ों को जीता था। उसने सर्वप्रथम दक्षिण पूरब की विजय की और विंध्यवासिनी देवी की पूजा की। उसने क्या की थी, सबसे पहले दक्षिण पूरब पर विजय प्राप्त किया और बाद में उसने क्या किया, विंध्यवासिनी देवी की पूजा की। उसने मगध नरेश को पराजित किया तथा बंग पर विजय प्राप्त की। मतलब बोल रहे हैं जो मगध के नरेश थे उनको पराजित कर दिया और फिर बंग पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार उसने अपनी विजयों द्वारा चतुर्दिक ख्याति अर्जित की। मतलब बोल रहे हैं जो यशोवर्मन था इसने इतनी विजय प्राप्त की, इस विजय के द्वारा उसने क्या की, चतुर्दिक ख्याति, चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं में जो है उसने अपनी ख्याति प्राप्त कर ली। सभी लोग उसको जानते थे यशोवर्मन कौन था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बता सकते हैं। लगभग 7 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। चूंकि ये हिस्ट्री जो होता है ये उतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता नहीं है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता, कुछ लोगों के लिए होता है। जब आपको चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो बोरिंग लगेगा और चीज़ें पता होगी तो उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा कि ये आए वो आए, कैसे हुआ क्या हुआ, इंटरेस्ट भी बनता है। जब बन जाता है तो आप सन्यासी हो जाएंगे एक तरीके से, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आई होप ये आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हुई, 7 के 7 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, इसका अगला पार्ट लाना है कि नहीं लाना है। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।